मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज पुनः आपके सामने जीएस और हिंदी की कुछ मिली जुली चर्चाएं करूंगा। आज तारीख हो गई 30 नवंबर। अभी तो फिलहाल मुझको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि 30 नवंबर को कौन सा दिन मनाते हैं। हाँ, इतना कह सकता हूं कि 30 दिन के 4 महीने होते हैं और ये 30 दिन का अंतिम महीना है। वैसे तो अंतिम महीना दिसंबर है, लेकिन केवल 30 दिन के महीनों की बात की जाए तो नवंबर अंतिम महीना होता है। अब 30 की बात चली तो वर्धमान, जिनका कि नाम बाद में महावीर स्वामी पड़ा, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के संन्यास ग्रहण किया था। फिर आगे चलते हैं। 30 की बात चले, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम, या कह सकते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, विधान परिषदों का सदस्य बनने के लिए भी आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम जो है पुडुचेरी विधानसभा की बात करें तो पुडुचेरी विधानसभा में सीटों की संख्या 30 है। पुडुचेरी विधानसभा, इसमें कुल 30 सीटें हैं। अब आइए लोक लेखा समिति, सॉरी मेरे मुंह से गलती नहीं, हाँ चलिए, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं प्राक्कलन समिति को। एक बार फिर, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति कहलाती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये 30 के 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में हुई थी, जिस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आप सब जानते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तो जहां तक मुझे अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो जहां तक मुझे 30 की बात पता चली मैंने आपके सामने चर्चा की। अब आइए अपने क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका को, ये देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की मैं बात कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया? ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुंसिफ की अदालत भी उन्होंने बनाई थी। कई चीजें उनके समय की, लेकिन फिलहाल मैंने एक इतना ही पॉइंट रखा। कॉर्नवालिस का समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के गोरा बाजार गाजीपुर में है। आगे चलते हैं। कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने सहायक संधि चलाई थी, सहायक संधि। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि 1 लाख रुपए सरकार प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करेगी। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे।
चलिए और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें था कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य पुनः बन गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग, इसका सदस्य भारत पुनः बन गया। इंडियन समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? इंडियन समुदाय का मुख्यालय पेरू की राजधानी लीमा में है। अच्छा ये बताइए, मानवाधिकारवादी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहां पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल वियना नहीं, लंदन में है। इसकी स्थापना पीटर बेंसन ने 1961 में की थी। लंदन। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान लंदन। लंदन इंग्लैंड की भाई राजधानी भी है। हालांकि कहेंगे यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। इस समय प्रधानमंत्री हैं वहां के कीर स्टारमर, और वहां पे राजा होते हैं, राजा हैं प्रिंस चार्ल्स III, अभी हाल ही में बने हैं। वहां पे राजा का निवास स्थल बकिंघम, राजा या रानी का निवास स्थल बकिंघम पैलेस कहलाता है। बाकी प्रधानमंत्री का निवास स्थल तो पता ही होगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये वहां प्रधानमंत्री का है। अच्छा ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय संसदीय संघ का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जिनकी कहानी आपने बहुत पढ़ी है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरे के विचारों को भी ग्रहण कर सकता है या समझ सकता है। ऐसा कहा था हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस विद्वान को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज। कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अच्छा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। ये किनकी कृति है? सुना होगा सबने आपने। ये थी मीराबाई जी। मीराबाई जी जिन्होंने कृष्ण को पति रूप में पूजा था। वैसे तो इनका जन्म मेड़ता में हुआ था, लेकिन इनका विवाह मेवाड़ कह सकते हैं, मेवाड़ के राजा सांगा के, राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था।
ध्यान रखें, वो भोज परमार अलग हैं और ये भोज अलग है। हम लोग भ्रम कर सकते हैं। वो भोज जो विद्वान थे वो काफी पहले हो चुके थे और ये जो हैं काफी बाद में हुए हैं, अलग अलग हैं। तो ये मीराबाई ने ऐसा कहा। सौदामिनी किसका पर्यायवाची? सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? चंचला, छपेला, चंचला, चपला, छपेली, दामिनी, ये सब सौदामिनी ये बिजली के पर्यायवाची हैं, विद्युत के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए आगे इसी क्रम को बढ़ा रहे हैं आगे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के ऊपर है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के ऊपर है? जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी पे बनाई गई है जायकवाड़ी परियोजना। अच्छा ये बताइए, रेलवे का कोयले से चलने वाला रेलवे का इंजन जो रेल की पटरियों पर दौड़ा, ये किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन। ये इन्होंने 1814 में बनाया और उस पर प्रयोग किया। खुद उसके पहले चालक या ड्राइवर कह सकते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन ही बने थे। तो पहली ट्रेन कहां चली? इंग्लैंड में, फिर उसके बाद फ्रांस में चली, फिर उसके बाद अमेरिका में चली। इंग्लैंड 1825, देखिए मैं डेट फिर बाद में बता दूंगा थोड़ा। 1828 फ्रांस और 1830 में संयुक्त राज्य अमेरिका में चली। भारत में तो आप जानते होंगे, कल मैंने चर्चा भी की थी कि जॉर्ज क्लार्क आए थे 1843 में। 1800 हो सकता, देखिए मुझको क्षमा कीजिएगा, 1844 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो गया। अगर कहीं मैं धोखे से 1944 बोल गया हूं तो मुझको क्षमा करें, पता ही होगा 1844। पिछले वीडियो में भी कहीं अगर मैंने धोखे में बोल दिया हो, तबीयत खराब होती है तो मैं क्षमा भी प्रार्थी हूं, उसका ऐसी कोई बात नहीं। देखिए गलती होती है तो उसको सुधारा जाता है। मैं कोई इतना भाई उतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन हाँ आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। तो 1844 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। पहली ट्रेन चलने वाली थी कलकत्ता में, लेकिन पानी के जहाज पर जो रेलवे के इंजन लाए जा रहे थे तो कलकत्ते वाला जो जहाज था वो रास्ते में डूब गया था, और जो मुंबई वाला इंजन था, रेलवे इंजन जो चलने वाला था, वो जहाज सही टाइम पे आ गया था। तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री गाड़ी जो है मुंबई में चली। हालांकि मालगाड़ी 1851 में रुड़की में चल चुकी थी। ठीक है, पहली विद्युत ट्रेन कुर्ला से मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। ठीक है, 1853 की बात आई तो कलकत्ते से आगरा के बीच भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी 1853 में, और रेल भी चली। ठीक है, किस जीव का शरीर विखंड कहलाता है? किस जीव का शरीर विखंड कहलाता है? केचुआ। केचुआ, केचुए को अरस्तु ने प्रकृति का हरवाहा भी बताया, और जीव विज्ञान के जनक कहे गए, काफी विद्वान हुए अरस्तु। बल्कि जो भारतीय संविधान, मैंने किसी अपने जो पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो कई देशों से चीजें ली गई तो ये अरस्तु से प्रेरणा
करके ही ली गई थी, क्योंकि अरस्तु भी कई देशों से कुछ न कुछ सीखते रहते थे। केचुए का वैज्ञानिक नाम तो आपको पता ही होगा, रेटिमा और आगे रेडुल्फा प्रेस्थुमा। भाई भूला ना करो, रेटिमा प्रोस्थुमा। चलिए, एक विदेशी विचारक ने कहा है, उन्होंने जो है किसी चीज का अनुकरण को नकल नहीं माना है, बल्कि उसका पुनर्करण माना है। उन्होंने कहा कि ये चीज हम नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं सीख करके। वो व्यक्ति कौन थे? पुनरीकरण, मतलब अनुकरण को कहा कि ये कोई नकल नहीं है, ये पुनरीकरण है। वो कौन विद्वान है? अरस्तु। अरस्तु ने कोई चीज देखी तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें कुछ उनको लगा तो उसकी मतलब कुछ अच्छा लगा तो अच्छी चीज मान करके और कुछ अपनी चीज भी जोड़ी है। तो नकल नहीं उन्होंने माना, कहा कि इसमें भाई हम नई चीज भी जोड़ सकते हैं और कुछ पुरानी चीज का संगम कर सकते हैं। हम लोग सीखते रहते हैं ना कभी। अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी जीवन यात्रा हिंदी के किस विद्वान की कृति है? मेरी जीवन यात्रा हिंदी के किस विद्वान की कृति है? सुमित्रा। ये वो विद्वान है जिन्होंने घूमने को ही सबसे बड़ा धर्म माना। ये थे राहुल सांकृत्यायन। बाकी और भी कई कृतियां हैं इनकी, थोड़ी थोड़ी इसलिए आपको बताते हैं ताकि वो बिल्कुल आपके मतलब दिमाग में बिल्कुल धीरे धीरे सेट हो जाए। ज्यादा चीजें बताने से होता है कि वो चीज आप भूल भी सकते हैं, लेकिन एक एक चीज जो है अगर आपके बैठ गई दिमाग में तो वो भूलती नहीं है। 1904 में मद्रास हिंदू समिति की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इनके पति का नाम था रेने फ्रैंक बेसेंट। ये आयरिश महिला थी, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, लेकिन इनके पति से इनकी नहीं बन पाई तो इन्होंने उनसे तलाक ले लिया, डाइवर्स जो कह सकते हैं, या विच्छेद कर लिया, विवाह विच्छेद। तो भारत चली आई और इन्होंने भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं को अपनाया। इन्होंने बनारस में, ये अपने आप को भारतीय टॉम कहती थी, इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला और सेंट्रल हिंदू स्कूल में नियम था विवाहित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये बाल विवाह को रोकने का प्रयास था। हालांकि इसके पहले ही प्रयास हुए, शारदा एक्ट, इसका संबंध भी बाल विवाह से था। इन्होंने जब प्राचीन उनका अध्ययन किया उपनिषदों का, जाबोली उपनिषद, उसमें जो 4 आश्रम थे, तो उसमें कहा नहीं, विवाह की तुआई बहुत, मतलब इतनी जल्दी विवाह होते ही नहीं थे पहले, वो तो बाद में होने लगे। तब इन्होंने उसको प्रयास किया कि मतलब बच्चों का विवाह न हो। धीरे धीरे सफलताएं भी मिली और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल आगे चल करके मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। 1904 में सीमेंट का कारखाना मद्रास में खोला गया, ये भी हुआ। और 1904 में भारत के एक महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ। तो समय पे हर चीजें होती रहती, कैसे तारतम्य होता है। चलिए और आगे बढ़ा रहे हैं अपनी बात को। मौर्य काल में लेखपाल स्तर का कर्मचारी क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। ये मौर्य काल की बात है। 1665 में कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। 1665। गोबर गैस में
कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? मीथेन, लगभग 65% होती तो बहुत है, लेकिन मीथेन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। अच्छा ये बताइए, भोजन तो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, भोजन के साथ और भी कौन सी चीजें मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक हैं? यह हवा और पानी। ठीक। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत की सुरक्षा। देखिए 1985 में, वैसे तो देखिए थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, ओजोन परत का पता 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे चार्ल्स कैब्रे और हेनरी बुसान, इन्होंने बताया। लेकिन 1985 में इस बात का पता चला, ये मतलब अंग्रेजों का एक दल था, ब्रिटिश दल था, जो कि एंटार्कटिका गया और वहां उसने 1985 में देखा कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। तब उसने जब ये बात बताई तो 1987 में क्योटो नामक स्थान पर, नहीं सॉरी, मेरे गलती हो गई मुझसे, आई एम सो सॉरी, क्योटो नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मुझे क्षमा करेंगे, गलती होती है। तो एक यूं समझ लें कि आपके सामने कोई शेयर कर रहा है अपनी बात। तो हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल बाद में आया, वो भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध है ओजोन की सुरक्षा। तो 1987 में जो है मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर कई देश इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ओजोन को बचाया जाए, क्योंकि ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, इसके तमाम रोग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं अपनी बात को। अभी हाल ही में, अभी हाल ही में ये कल का जो दिन बीत गया है, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा जिसका नया नाम है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन शुरू हुआ है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन चल रहा है। तो इसका उद्घाटन तो किया केंद्रीय गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने, जो कि गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके साथ अजीत डोभाल और भी कई लोग हैं। इस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन चरण मांझी, और आज जो है जैसे कि जानकारी मिले कि प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। तो भुवनेश्वर की संभवतः सांसद हैं अपराजिता सारंग। ठीक है, वैसे भुवनेश्वर लोकसभा के लिए तो कितने मेंबर भेजता आप जानते होंगे? 21 मेंबर। कच्ची सड़कों वाला राज्य, मेरे मुंह से भुवनेश्वर निकल गया, उड़ीसा। भुवनेश्वर तो एक जगह का मतलब राजधानी है। ठीक है, देखें जिस साल प्रगतिशील सम्मेलन हुआ था उसी साल उड़ीसा यानी 1936 में उड़ीसा अपने अस्तित्व में आया था, और 1936 में सिंध भी अपने अस्तित्व में आया था, लेकिन अब सिंध पाकिस्तान में है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। और ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती? ओडिशा में। भीतरकनिका अभ्यारण्य ओडिशा में। नंदन कानन वन्य प्राणी उद्यान ओडिशा में। अच्छा, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। और
सबसे छोटा बाघ अभयारण्य भारत का कौन है? कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? सबसे छोटा अभयारण्य बोर अभयारण्य महाराष्ट्र में है। ठीक। महाराष्ट्र जो है लोकसभा के लिए 48 मेंबर चुनकर भेजता है। वहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब देखिए कौन वहां सीएम बनेंगे, चल रहा है। खैर वो तो अब राजनीतिक मामला है, अपने से उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा काम केवल आपको जानकारियां जो देना है और हमसे कोई मतलब नहीं है। गणेश जी का त्योहार वहां मनाया जाता है। अच्छा, गैसों का गोला किस ग्रह को कहते हैं? शनि। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ शनि ग्रह के आकार की है। ओलंपिक खेलों में अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा रंग दिया गया है? अफ्रीका काला रंग। काला। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। अच्छा, शरीर के अंदर जो त्वचा का रंग है किस पर निर्भर रहता है? मेलानिन के ऊपर। जैसा कि मुझे जानकारी है कि अगर मेलानिन की मात्रा अधिक है तो रंग थोड़ा डाउन मतलब काला रहता है, और मेलानिन कम होता है तो रंग साफ होता है। लेकिन आप लोग भी जरा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं कि कोशिश तो मैं यही करता हूं कि आपको सही जानकारी दूं, और अगर मान लीजिए गलती होगी तो फिर मैं उसको सुधारने के लिए भी तत्पर रहता। ये काम मैं अपने स्वांतः सुखाय के लिए कर रहा हूं। जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी वो स्वांतः सुखाय के लिए लिखी थी। अभिनव वाल्मीकि किस विद्वान को कहते हैं? अभिनव वाल्मीकि किस विद्वान का उपनाम है? ये कहने लगे लोग। तुलसीदास। तुलसीदास का उपनाम अभिनव वाल्मीकि भी है। अब कुछ लोगों ने रामचरितमानस का उपनाम रघुनाथ गाथा रखा है, तो ये सब उपनाम भी चलते रहते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा, समय धीरे धीरे समापन की ओर चल रहा है, लेकिन कुछ आपको हम जानकारी भी देने की चेष्टा कर रहे हैं। नीम का तत्सम क्या है? निम। और इसका वैज्ञानिक नाम है एजा डिरेस्टा इंडिका। ये कीटनाशक में भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, कौन सी मछली छोड़ने पर अगर तालाबों कुओं में छोड़ी जाए तो मच्छर नियंत्रित हो जाते हैं? वह गैम्बूसिया फिश। ये अगर तालाबों और कुओं में छोड़ी जाती है तो मच्छर नियंत्रित होते हैं। मच्छर अंडे कहां देते हैं? रुके हुए पानी पे। रुका हुआ पानी, इसमें मच्छर अंडे देते हैं। वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी, रोटी ही जीवन है, ऐसा किसने कहा? मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको जिसमें याद हो जाए। सरस्वती। कहा है श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी ने ऐसा कहा। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा गोविंद फुले जी ने, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। 1890 में उनका निधन हो गया था। अच्छा, बस चलिए, अब समय का धीरे धीरे समापन हो रहा है, इसलिए मैं
एक आध प्रश्न के बाद फिर मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। ये गुप्त काल में जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे उनको क्या कहते थे? लिपिशाला गुप्त काल में। ठीक है, अब क्योंकि समय हो गया है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। थोड़ा सा आज तबीयत थोड़ी खराब चल रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग जो हो सुनते रहें, लाभ लेते रहें। कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता भी सकते हैं, मैं सुधार भी करूंगा। धन्यवाद।